बड़ी खबर आ रही है। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक्स से जुड़ी हुई भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल सिंगल्स के सेमीफाइनल में जीत गई हैं। भाविना पटेल ने सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी को हरा दिया है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भाविना ने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी को हराया था। अब भाविना गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबला खेलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही मेरी हिम्मत बनी रही और ऐसे ही हमारे भारतवासियों का प्यार बना रहा तो गोल्ड भी मैं जीत के आ सकती हूँ। जब इस प्रतियोगिता में आए थे, पैरालंपिक्स में आए थे, तो आपको मालूम था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं, जस्ट मैंने वही सोचा था कि मुझे जो भी मैच आए वो उसमें 100% देना है और मैं बस वही देती जा रही हूँ। और अगर जब 100% देते हैं तो मेडल अपना बनता ही है। और अगले मैच के लिए, फाइनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं मेंटली रेडी हूँ, इसमें भी बस मुझे अपना 100% देना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पैरालंपिक्स से जुड़ी हुई भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल सिंगल्स के सेमीफाइनल में जीत गई हैं। मेडल पक्का हो चुका है भाविना की जीत के साथ ही, और इतिहास भी रचा है भाविना पटेल ने सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ी को हरा दिया है। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में भाविना ने दुनिया की नंबर 2 खिलाड़ी को हराया था। अब भाविना गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबला खेलेंगी और उन्होंने कहा कि उनको पूरा भरोसा है वो गोल्ड मेडल जीतेगी, क्योंकि हर भारतवासी उनके साथ है और इस जीत के साथ ही हर भारतवासी गर्व महसूस कर रहा है। भाविना पटेल के पिता ने भी कहा कि अब नजरें गोल्ड पर टिकी हुई हैं और भाविना ने कहा जब वो पैरालंपिक्स के लिए निकल रही थी तो भी वो कॉन्फिडेंस से लबरेज थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना 100% दिया है। ऐसे में अब सबकी नजरें गोल्ड पर टिकी हुई हैं और भाविना से काफी उम्मीद भी है। तो भाविना पटेल जो कि सेमीफाइनल में जीत चुकी हैं, अब वो फाइनल मुकाबला खेलेंगी। टेबल टेनिस सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं भाविना पटेल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टेबल टेनिस में पदक जीतने वाली भाविना पटेल पहली खिलाड़ी बन गई हैं। सेमीफाइनल में वो जीत गई हैं, अब गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबला खेलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही मेरी हिम्मत बनी रही और ऐसे ही हमारे भारतवासियों का प्यार बना रहा तो गोल्ड भी मैं जीत के आ सकती हूँ। जब इस प्रतियोगिता में आए थे, पैरालंपिक्स में आए थे, तो आपको मालूम था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं, जस्ट मैंने वही सोचा था कि मुझे जो भी मैच आए वो उसमें 100% देना है और मैं बस वही देती जा रही हूँ। और अगर जब 100% देते हैं तो मेडल अपना बनता ही है। और अगले मैच के लिए, फाइनल के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं मेंटली रेडी हूँ, इसमें भी बस मुझे अपना 100% देना है। तो भाविना पटेल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना 100% दिया है और जब भी किसी काम में, खेल में आप 100% देते हैं तो जीत फिर आपकी ही होती है। और ये वाकई ये शब्द हैं भाविना पटेल के, जिन्होंने मुमकिन कर दिखाया है। भाविना खुद हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। भाविना पटेल, भाविना सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, मेडल पक्का कर लिया है, इतिहास रच दिया है भाविना आपने। हाँ जी। भाविना क्या कहना चाहेंगी इस जीत के साथ ही आप? मैं बहुत खुश हूँ कि ये इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट है और ये पहली बार पैरा टेबल टेनिस में वुमेन्स में एक हिस्ट्री बनी है, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। जी भाविना, सबकी नजरें अब गोल्ड पर टिकी हुई हैं और इस जीत के साथ ही हर भारतवासी गर्व भी महसूस कर रहा है। क्या तैयारी है आपकी फाइनल के लिए? बिल्कुल, जैसे आज मैंने 100% दिया है, कल भी मैं अपना 100% दूंगी। बस वही अभी तो बोल सकती हूँ। जी भाविना, घर वालों से बातचीत हुई आपके? क्योंकि अब से कुछ देर पहले आपके पिता को भी हम सुन रहे थे। हाँ जी, नहीं, मैं अपना सारा खत्म करने के गेम खत्म करने के बाद ही उनसे बात करूंगी, क्योंकि मैंने उनको मना किया है कि मैं अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं मोबाइल अभी यूज नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं किसी से अभी बात नहीं करूंगी। मैं अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करने के बाद ही बात करूंगी। जी, तो टारगेट कंप्लीट करने के बाद बात करेंगी। और भाविना, जब आप निकल रही थी पैरालंपिक्स के लिए तो आपको उम्मीद थी कि मेडल आएगा? किस तरह की तैयारी आपकी रही? कितने समय से आप इसको लेकर के तैयारी कर रही थी? हाँ, मैं मतलब 2 साल से कंटिन्यूस इस चीज के लिए मतलब प्रिपरेशन कर रही थी और मेडल जीतना वो मैंने बाद में सोचा था
क्योंकि मुझे यही था कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे अपना 100% देना है और बस मैं अपना 100% देती जा रही हूँ। और जब 100% देते हैं तो वो मेडल तो मिलना ही है। जी भाविना, आप अपना आदर्श किनको मानती है और फाइनल मुकाबले के लिए क्या स्ट्रैटेजी अब आपकी रहने वाली है? मैं सचिन तेंदुलकर जी को मानती हूँ और गेम के लिए मेरा स्ट्रेटजी अभी मतलब मैं अपने कोच सर के साथ बात करूंगी और उस हिसाब से हम प्लानिंग बनाएंगे और उस हिसाब से मैं फिर कल अपना परफॉर्मेंस दूंगी। ठीक है भाविना, आपका फाइनल मुकाबला होना है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आप गोल्ड मेडल लेकर देश लौटे। फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ तेजी से वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में पहली बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई है। 27 अगस्त यानी एक रोज पहले देश ने यह इतिहास रचा है। खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर इस उपलब्धि की जानकारी दी। इससे पहले देश में अब तक एक दिन में कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना का 62 नहीं लगाया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वैक्सीनेशन में सबसे ज्यादा डोज उत्तर प्रदेश में लगाई गई है। यूपी में एक दिन में 28,62,649 डोज लगी हैं। वहीं कर्नाटक ने 10,79,588 और महाराष्ट्र ने 9,84,117 डोज लगाई। देश में अब तक 60 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। देश के तकरीबन 14 करोड़ यानी 10% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। इस उपलब्धि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि 1 करोड़ वैक्सीनेशन को पार करना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों और टीकाकरण अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी देश की इस उपलब्धि पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक दिन में 1 करोड़ वैक्सीन, यह आंकड़ा नए भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति और अपार क्षमता का प्रतिबिंब है। एक दूरदर्शी और कर्मठ नेतृत्व से कैसे एक देश कोरोना से सफल लड़ाई लड़ते हुए पूरे विश्व में उदाहरण स्थापित कर सकता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले नए भारत ने दुनिया को दिखाया है। एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन, भारत ने 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए हैं। इस सबसे बड़े और सबसे तेज टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और नागरिकों को बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कोरोना के खिलाफ मजबूती से लड़ रहा है। पटना के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर केरल से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच की जाएगी। जिला प्रशासन ने यह फैसला केरल में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए लिया और पटना के रेलवे स्टेशनों पर कोरोना जांच के लिए काउंटर लगा दिए, जिसकी एक तस्वीर पटना रेलवे स्टेशन से भी सामने आई। वहां स्टेशन के अंदर ही कोरोना की जांच के लिए एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई। इसके लिए वहां 3 काउंटर लगा दिए गए, जहां मौजूद कर्मचारियों को वहां आने वाली सभी ट्रेनों से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी और वो उसी हिसाब से तैयार रहेंगे। पटना जंक्शन, दानापुर जंक्शन, पाटलिपुत्रा जंक्शन के साथ साथ पटना एयरपोर्ट पर केरल से आने वाले लोगों की जांच की जाएगी। कोरोना जांच के लिए काउंटर के अलावा स्टेशन पर सख्ती बरतने के लिए पुलिस को भी वहां तैनात कर दिया गया। आएगी जो उसका इंफॉर्मेशन होगा उन लोगों का खास कर बताया गया कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा और घर तभी भेजा जाएगा जब उसकी नेगेटिव रिपोर्ट आ जाए। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे के करीब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब के अमृतसर में मौजूद जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित यानी रेनोवेटेड परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस आयोजन के समय पूरे परिसर को विकसित करने के लिए सरकार की तरफ से किए गए विकास के कामों को भी दिखाया जाएगा। लंबे समय से बेकार पड़ी इमारतों का दोबारा इस्तेमाल में लाने के लिए 4 संग्रहालय गैलरी बनाई गई है। ये गैलरियां उस वक्त के समय पंजाब में हुई अलग अलग घटनाओं के विशेष ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती हैं। इसके अलावा 13 अप्रैल 1919 को
जलियांवाला बाग में हुई अलग अलग घटनाओं को दिखाने के लिए एक साउंड एंड लाइट शो की भी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री समेत पंजाब के राज्यपाल और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मौजूद रहेंगे। इनके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। यही नहीं, पंजाब के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसद भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। अफगानिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के संदीप बोल की खबर है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में मौजूद आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। खबर है कि अमेरिका की तरफ से किए गए इस हवाई हमले में काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया गया है। 2 दिन पहले काबुल एयरपोर्ट पर हुए आतंकी हमले में अमेरिका के 13 सैनिकों की मौत हो गई थी और उसी के जवाब में 48 घंटों के अंदर अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों को निशाना बनाया है और अमेरिका ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। इसकी तरफ अमेरिका ने पहला कदम भी बढ़ा दिया है। संदीप हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। संदीप, अमेरिका का ये पहला कदम है, लेकिन ये बताइए कि जो हमले का मास्टरमाइंड था, क्या वो मार गिराया गया है? जसप्रीत, अभी ये तो कहा जा रहा है कि हम लोगों ने जो है प्लानर को मार गिराया है अमेरिका की तरफ से, लेकिन अभी तक जमीन पर पुष्टि होना बाकी है। लेकिन अमेरिका जब भी इस तरीके से कोई ऑपरेशन करता है तो वो बहुत पिन पॉइंट ऑपरेशन करता है। वो उसकी जो इंट है, चाहे वो टेक्निकल इंट हो चाहे वो ह्यूमन इंट हो, वो इतना ज़्यादा सटीक होता है कि वो उसी हिसाब से अपने ऑपरेशन को प्लान करता है। तो अगर अमेरिका ये साफ कह रहा है कि जो प्लानर है उनको मार गिराया गया है, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि उन प्लानर्स को मार गिराया गया है। लेकिन अमेरिका शुरू से ही जो है इस खतरे को भांपकर लगातार जो है अपने आप को तैयार भी कर रहा था। लगातार जो है एडवाइजरीज भी जारी की जा रही थी। लगातार ये साफ कह रहे थे कि आप एयरपोर्ट के गेट से दूर रहें, किसी को पास ना आने दिया जाए, अमेरिकन को एयरपोर्ट के गेट के आसपास ना आने दिया जाए। तो उनको पता था कि इस तरीके की कोई प्लॉटिंग हो रही है और जितने भी ऐसे आतंकी थे जो कि जेलों में बंद थे, उनको जब रिलीज किया गया तो खतरा और बढ़ गया। और वो उसी का नतीजा ये हुआ कि काबुल में 3 लगातार सिलसिलेवार बम धमाके हुए, जिसमें 100-150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की अभी तक खबर आ चुकी है और जिसमें 15-13 के आसपास जो है अमेरिकन सैनिक थे। उसके बाद जो है जैसे ही ऑपरेशन के लिए खुद जो बाइडेन ने ये बात कह दी कि हम लोग पिन पॉइंट करके टारगेट करेंगे, उसी का नतीजा है कि इस तरीके से एयर स्ट्राइक किया गया ड्रोन के जरिए और बताया जा रहा है जमीन पे कोई भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है संदीप। काबुल को दहलाने वाले 3 सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली है। इस्लामिक स्टेट खुरासान आईएसआईएस की अफगानिस्तान शाखा है। 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले इस आत्मघाती हमले के लिए अब पाकिस्तान भी शक के दायरे में है। बताया गया कि शांति प्रक्रिया के समय कई खतरनाक आतंकी छोड़े गए थे। इन्हीं में से कई आतंकी काबुल हमले में शामिल हो सकते हैं। इसमें आईएसआईएस का पाकिस्तानी चेहरा अमीर मावलावी अब्दुल्ला फारूकी शामिल है। धमाके के बाद उठती लपटें और इसके बाद मची चीख पुकार। भले ही ये तस्वीरें इंसानियत को शर्मसार करने वाली हो, लेकिन इस हैवानियत की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने बेहद गर्व के साथ ली है। धमाकों के कुछ ही देर बाद ही आईएसआईएस ने एक पर्चा जारी कर दिया। आईएसआईएस की तरफ से दावा किया गया कि उसके आत्मघाती हमलावर अब्दुल रहमान अल लोगरी ने तालिबान की सुरक्षा व्यवस्था को धता बताया और काबुल एयरपोर्ट के गेट के पास पहुंच गया। उसी ने अमेरिका और ब्रिटिश सैनिकों से 5 मीटर की दूरी पर पहुंचकर जोरदार विस्फोट कर दिया। तालिबान का दावा है कि 100 से ज्यादा स्थानीय लोगों और अमेरिकी सैनिकों की जान लेने वाले इस हमले में उसके भी 28 लड़ाके मारे गए। इन धमाकों की वजह अमेरिका के खिलाफ नफरत और कई आतंकी संगठनों की साजिश है। बताया गया कि अमेरिका ने 2017 में आईएसआईएस की गुफा में जो मदर ऑफ ऑल बम्स गिराए थे, उसी का बदला लेने के लिए काबुल में एक के बाद एक सिलसिलेवार बम धमाके किए गए। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक काबुल में हुए बम धमाकों के सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, क्योंकि काबुल में हुए धमाकों की जिम्मेदारी जिस आईएसकेपी ने ली है, उसके गहरे रिश्ते पाकिस्तान के साथ हैं। आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान का सरगना असलम फारूकी है, इसलिए इन धमाकों का मास्टरमाइंड होने से वो इनकार नहीं कर सकता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या असलम फारूकी ने ही काबुल धमाके की साजिश रची और उसकी इस साजिश में पाकिस्तान भी शामिल है।
अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक असलम फारूकी पाकिस्तान का नागरिक है और पहले उसके रिश्ते लश्कर-ए-तैयबा से थे। असलम फारूकी 2020 में काबुल गुरुद्वारे पर हमले का आरोपी भी है। गुरुद्वारे पर हमले के आरोप में 2020 में उसे गिरफ्तार किया गया था। तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद फारूकी को दूसरे आतंकवादियों की तरह अफगानिस्तान के जेल से रिहा किया गया था। कहा जाता है कि पहले वो हक्कानी नेटवर्क भी चलाता था। जब आतंकी सरगना पाकिस्तानी हो, उसके रिश्ते लश्कर-ए-तैयबा और हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हों, तो आतंकिस्तान के रूप में मशहूर पाकिस्तान पर शक होना लाजमी है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने भी इस तरफ इशारा किया। सालेह ने ट्वीट किया, इस बात के सारे सबूत हैं कि आईएसके की जड़ें तालिबान और हक्कानी नेटवर्क से जुड़ी हैं, खासकर उससे जो काबुल में काम कर रहा है। तालिबान का आईएसआईएस के संबंध से इनकार करना वैसा ही है जैसा पाकिस्तान का क्वेटा शूरा से। तालिबान ने अपने आका से बहुत अच्छे से सीखा है। आईएसआईएस जो है अफगानिस्तान में, इसके बड़े घनिष्ठ संबंध जो हैं वो हक्कानी नेटवर्क से हैं, जो तालिबान के हेड हैं। और बहुत से दफ़े ये भी हुआ है कि जहाँ पे तालिबान को नहीं करना था अटैक, हक्कानी नेटवर्क ने इनके साथ करवाया है। को तो लगता है कि इसमें ये सब एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और इसके पीछे भी पाकिस्तान है। पाकिस्तान से धमाकों के तार केवल असलम फारूकी की वजह से ही नहीं जुड़ रहे। भारतीय खुफिया एजेंसियों की तरफ से बताया गया कि फारूकी और उसके साथियों ने पाकिस्तान की साजिश को ही अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल पाकिस्तान इस क्षेत्र में शांति नहीं चाहता। अफगानिस्तान में इन धमाकों का मकसद तालिबान और आईएसआईएस के बीच फूट पैदा कर फिर से खून खराबा जारी रखना हो सकता है। पाकिस्तान को जानने वाले समझते हैं कि उसकी ऐसी सोच हमेशा से रही है। अब पाकिस्तान की बुरी नीयत का कहर अफगानिस्तान पर टूट रहा है। अफगानिस्तान फिर से एक बार खूनी दौर की तरफ बढ़ रहा है और चिंताजनक बात यह है कि जहां एयरपोर्ट की तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, वहीं पे ये धमाके हुए। एक तरह से जो बच के भागना चाहते हैं वहां से, अफगानिस्तान से, इस निजाम से, उन्हीं को टारगेट किया गया है। ये बहुत दुख की खबर है और लगता है अब खूनी संघर्ष वहां पे और तेज होगा और आपसी गुटों की लड़ाई में वहां का कॉमन अफगानी बुरी तरह सफर करेगा। आईएसआईएस के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ बताया जाता है। पाकिस्तान में पलने वाले आतंकियों ने ही आईएसआईएस की शुरुआत की थी ताकि अफगानिस्तान सहित ईरान और मध्य एशिया में खून खराबा हो। 2014 में आईएसआईएस के लड़ाके जब सीरिया और इराक में फैल गए तो इसके कुछ महीने बाद 2015 में आईएसआईएस की स्थापना हुई। उत्तराखंड के कई शहरों में लगातार हो रही बारिश का असर कुछ ऐसा हुआ कि वहां के लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, जिसकी कुछ तस्वीरें टिहरी से भी सामने आई। जहां 3 दिन से आसमान से बरस रहे पानी ने ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे को इतना कमजोर कर दिया कि उसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। जहां से कभी गाड़ियां गुजरती थीं, वहां से पानी किसी झरने की तरह गिरने लगा। लोगों के लिए मुश्किलें यहीं से खड़ी हो गईं। उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता ही खत्म हो गया। लेकिन आगे बढ़ना था तो उन्होंने जान खतरे में डालकर भी कदम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। मजबूरी में बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी इसी तरह आगे बढ़े। लगातार लोग इस तरह से देख सकते हैं कि कैसे पगडंडी से होते हुए किसी तरह से यहाँ पहुँच रहे हैं। केवल हाईवे के उतने ही हिस्से पर बारिश का असर नहीं हुआ, सड़क के दूसरे हिस्सों पर भी दरारें दिखी और जिस जगह यह हादसा हुआ उसके आसपास भारी मात्रा में मलबा बिखरा नजर आया, जिस वजह से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। कुछ इसी तरह के हालात भारी बारिश के बाद देहरादून में भी लोगों के लिए खड़े हो गए। जब देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर बना एक पुराना पुल 2 हिस्सों में टूट गया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें नीचे पानी बहता दिखा और ऊपर टूटी फूटी सड़क नजर आई। जो हिस्सा धंसा वहां कुछ गाड़ियां भी फंस गईं, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त उस पर ट्रैफिक चल रहा था। हादसे के वक्त एक बस पलट गई तो सामान ढोने वाली एक गाड़ी के पहिए वहीं थम गए, जबकि एक शख्स अपनी मोटरसाइकिल को कुछ लोगों की मदद से वहां से बाहर निकालने की कोशिश में जुटा दिखा। हाईवे से बाकी गाड़ियों ने इस मंजर को देखकर अपना रास्ता बदलने में ही भलाई समझी। बारिश के कहर से शहर के दूसरे इलाके भी नहीं बच पाए। कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, सड़कें तालाब में बदल गईं, आने जाने का रास्ता दिखना तक बंद हो गया। मकानों के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसने लोगों के रातों की नींद उड़ाकर रख दी। लोगों के मकान खतरे की जद में है, लोगों ने रात जो है जाग जाग कर गुजारी है। एक दूसरे इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वहां नदी नालों के उफान पर आने से पानी सड़क पर बहने लगा, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। ऋषिकेश के हालात भी कुछ ज्यादा नहीं दिखे। वहां भारी बारिश के बाद सोन नदी उफान पर आ गई, जिसमें फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम अपने काम में जुट गई।
रेलवे ट्रैक और झाड़ियों के बीच से निकलकर एसडीआरएफ के जवान उस जगह पहुंचे जहां लोगों के फंसे होने की खबर मिली। पूरी तैयारी के साथ वो नाव के जरिए नदी के उस छोर तक पहुंचे जहां वो लोग फंसे थे। उन्हें बचाने के लिए एक रस्सी की मदद ली गई, जिसे पकड़कर उफनती नदी में फंसे 3 लोग किनारे तक आए। वहां के एक दूसरे इलाके में भी हालात खराब ही दिखे। बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया और उसका पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। आदेश हो चुका है निकासी का, लेकिन उसके उपरांत भी सिंचाई विभाग ने अभी तक कुछ नहीं किया है। सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहने लगा। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों की जान पर भी खतरा पैदा हो गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में पीठ पर बैग लादे एक बच्ची धीरे धीरे स्कूल की तरफ बढ़ती दिखी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक के बाद हुए 3 धमाकों के बाद मरघट में तब्दील हो गया, लेकिन धमाकों के बाद नई सुबह होते ही एयरपोर्ट पुराने ढर्रे पर लौट आया। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जहां धमाका हुआ था, फिर वहां हजारों लोगों की भीड़ दिखी जो हर हाल में देश छोड़ना चाहते हैं। देश छोड़कर बाहर जाने की उम्मीद लेकर दिन रात एयरपोर्ट के बाहर जमे रहने वालों में से करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा घायल हैं। इन धमाकों में 19 अमेरिकी सैनिकों की भी जान गई है। एक दिन पहले काबुल एयरपोर्ट के बाहर नाले में जहां शव तैरते और घायल कराहते नजर आ रहे थे, धमाकों के बाद आज फिर वहां वैसी ही भीड़ दिखी, जैसे मानो वहां कुछ हुआ ही ना हो। मौत के मातम और आतंक के अट्टहास के बावजूद बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर सूरज की नई किरणों के साथ फिर हजारों की भीड़ कुछ दिनों पहले की तरह जुट गई। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के हालात को बयां करने वाली तो है ही, साथ ही अफगानिस्तान से वहां के लोगों की निराशा और तालिबान से नफरत का सबूत भी है। 100 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले धमाकों के बावजूद लगता नहीं कि काबुल एयरपोर्ट पर कुछ बदला है। लेकिन पहले बात कल हुए धमाकों के बाद के ठीक बाद के हालात की। एक दिन पहले जिन लोगों की भीड़ काबुल एयरपोर्ट पर देश छोड़ने की उम्मीद लेकर लगती थी, अब उसी का एक हिस्सा अस्पताल के बाहर पहुंच गया है। ज्यादातर लोग यहां अपनों की तलाश में पहुंचे हैं। कुछ लोग घायल परिजनों की तीमारदारी या उनका हाल जानने यहां पहुंचे हैं, तो कुछ लोग उनका शव लेने पहुंचे, जिनकी धमाके की चपेट में आने से जान चली गई। इस इमरजेंसी अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, कर्मचारी उनके नाम का ऐलान करते सुनाई पड़े। धमाके के बाद काबुल से आने वाली तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। उन तस्वीरों से पहले हम आपको धमाकों के वक्त की तस्वीरें दिखाते हैं। इस धमाके से कुछ ही देर पहले 2 और धमाकों का गवाह काबुल बन चुका था। पहला धमाका एयरपोर्ट के एबे गेट पर हुआ था, जबकि दूसरा बैरन होटल के पास। लेकिन इन धमाकों के बाद जो भी कुछ हुआ, उससे एक आम इंसान की रूह तक कांप जाए। आमतौर पर ऐसा होता है कि जब धमाका होता है तो लोग इधर उधर भागते हैं, लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा भीड़ थी लाशों की, घायल हुए लोगों की, कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। ये तस्वीर उसी का सबूत है। चूँकि ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, इसलिए हमने इसका रंग बदल दिया है। इन तस्वीरों में नाले के पानी में गिरे घायलों को आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में नाले के गंदे पानी में डूबते उतरते शरीर घायलों के हैं या ये शव है। हादसे के फौरन बाद कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। जो बोलने की हालत में थे वो मदद मांगते दिखे और अपनों की तलाश में वहां भटकने वाले इनकी मदद करते। ये वही नाला है जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आप बीते कुछ दिनों से रोज देख रहे थे, जहां दिन रात एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए लालायत दिखने वालों की भीड़ लगी रहती थी। हमले की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन ISIS ने जानबूझकर ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से धमाके के लिए नाले के पास की जगह को चुना। धमाके के बाद तो हर तरफ अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लोग कूड़ा लाने वाले ठेले तक से घायलों को लेकर अस्पताल की तरफ भागते दिखे। कुछ लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां भी मिल गईं। थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट के बाहर की भीड़ अस्पताल के अंदर और बाहर दिखने लगी। हर तरफ घायल और उनके परिजनों की भीड़ ही भीड़ दिखने लगी। चश्मदीदों ने बताया कि धमाका एयरपोर्ट के बाहर नाले के पास हुआ था। अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने पहले ही एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के अंदेशे को लेकर आगाह करना शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि एयरपोर्ट से भीड़ कम करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद सुरक्षा बल के जवानों ने कई बार हवाई फायरिंग भी की थी, जिसके बाद हजारों लोगों की भीड़ बेतहाशा भागती दिखी थी।
इस आतंकी हमले के बाद अमेरिका समेत तमाम देशों ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की सलाह दी है। असम में भारी बारिश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। सबसे ज्यादा परेशानी तिनसुकिया में रहने वाले लोगों को हुई, क्योंकि वहां ब्रह्मपुत्र नदी का पानी सैलाब बनकर रिहायशी इलाकों में घुस गया। इस तबाही का सबसे ज्यादा असर नदी के किनारे बसे लोगों पर पड़ा, जहां से सामने आई एक तस्वीर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। वहां की सड़कें हों या फिर मकान, सब बाढ़ के पानी की जद में आ गए, जिसकी वजह से कई लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, थाने के अंदर भी पानी ने डेरा जमा लिया, जिससे पुलिस वालों को काफी परेशानी हुई। वहीं रास्तों पर पानी भर जाने की वजह से कुछ लोग नाव की मदद से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते दिखे। काबुल में धमाके के बाद वहां के हालात पहले से ज्यादा बदतर हो गए हैं। वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं जिन्होंने धमाके में अपने परिवार के लोगों को खो दिया। मातम और खौफ ने उनकी जिंदगी को बोझ बना दिया है। न्यूज़ 18 ने भारत में रहने वाले कुछ शरणार्थियों से बात की। उन लोगों का उनका दर्द और तकलीफें ऐसी हैं जो किसी को भी हिला दे। मेरे को महसूस हो रहा है कि ना जमीन है ना आसमान। ये ऐसा दिन, ऐसा टाइम खुदा किसी को ना दिखा दे। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान के दायरे में ले आते। वापस जाना चाहता था तो उस बेचारों को शहीद कर दिया। ये क्या जुल्म हो रही है। ये चीज़ हम भूलेंगे नहीं, हम जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारी अपनी मेरे ससुराल का एक घर से 15 लोग मर गए। एक घर से 15 लोग मर गए। वो जंगली लोग, वो वहशी लोग। ये वो अफगान शरणार्थी हैं जो दिल्ली में हैं, लेकिन काबुल में अपनों को खोने का गम उनकी आंखों से छलक उठा। ये हिजरत है। दिल्ली के बसंत विहार में UNHCR के सामने धरने पर बैठे हैं। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में इनका एक भाई और 3 मासूम भतीजियां मौत के मुंह में समा गए। आखिरी बार उनके चेहरे देखने के लिए ये तरसते रह गए। मौत का दर्द अलग और ऊपर से इतने बच्चे। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, बार बार बोल भी रहा हूँ, जिसके साथ कांटेक्ट हो रहा है कि मुझे कुछ फोटो भेज दे उसके डैड का, जो आखिरी दीदार कर तो लूँ। सब उसके मतलब फेसबुक अकाउंट वगैरह से फोटो निकाल के मुझे, मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए ये, अभी क्या चाहिए, ताकि मैं देख तो सकूं। वो नहीं भेज रहे थे, इसका मतलब है कि वो टुकड़े में बैठे हुए। तालिबान ने अफगानी लोगों की जिंदगी को ऐसा बोझ बना दिया है कि उन्हें दुनिया से कहने पर मजबूर होना पड़ गया है कि वो भी इंसान है। रात से नींद सोया नहीं हूँ और बहुत मतलब डिप्रेशन में हूँ सर। बस एक ही ख्वाहिश है, एक ही अरमान है जिंदगी में, किसी चीज़ का नहीं। इंसान का बहुत ख्वाहिश होता है। हम भी इंसान हैं, हमें भी इंसान के दायरे में ले आते। ये दुनिया से अपील है, एक भारत से नहीं है, एक हिंदुस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया से कि हम इंसान हैं, हम इंसान की तरह जीना चाहते हैं। अगर आप लोग हमें जीने दे तो, इसके अलावा हम कुछ नहीं कह सकते। सॉरी सर। अहमद की हालत काबुल में धमाके होने के बाद से खराब थी। उनकी बहन और मां काबुल एयरपोर्ट पर थी। हादसे के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उनकी बहन का अचानक फोन लग गया और बात हुई तो उनकी जान में जान आई, लेकिन जो हालात उन्होंने बयां किए उसने अहमद को दहला दिया। बोलता है हालत बहुत बुरा है वहाँ का, तो क्योंकि कोई का इजाज़त नहीं देता है। और जब मतलब कल तक इतनी मतलब जनाजा वहाँ था, इतनी जनाजा था, सिर्फ रो रहा है और कुछ नहीं बोलता है। एक तरफ अपनों को हमेशा के लिए खो देने का गम, तो दूसरी तरफ मातम के वक्त परिवार से दूर रहने की तकलीफ। अनीशा के परिवार के 4 सदस्यों की काबुल धमाके में मौत हो गई, तो शादिया शकूरी ने अपने परिवार के 15 लोगों को एक साथ खो दिया। मुझे कहा कि हम अभी एयरपोर्ट में, हमारा साथ बात किया कि अभी एयरपोर्ट में ही हम जाना चाहते हैं, अभी फ्लाइट हमारा आ रही है, हमको ले जाएगा। मगर 4-5 घंटे बाद हमको मालूम हो गया कि वो शहीदान हो गया। ये क्या जुल्म है। पहाड़ों से आ गई, जीने का मतलब नहीं समझती कि जीना क्या होती है, खाना क्या होती है। अकेला वो
खून जूस पीती है और गोश्त खाती है। भारत में ऐसे अफगान नागरिकों की बड़ी संख्या मौजूद है जो कुछ वक्त पहले ही अपना देश छोड़कर भारत की पनाह ले चुके हैं। शरणार्थी बनकर भारत में जिंदगी गुजार रहे लोगों को तालिबान ने पहले ही बेचैन करके रखा था, क्योंकि उनके अपने अफगानिस्तान में जुल्मों और खौफ के साए में जीने को मजबूर थे। लेकिन कल हुए धमाकों ने इनकी बेचैनी को नाउम्मीद में बदल दिया। अफगान शरणार्थियों की हालत ऐसी हो चुकी है कि ना ही वो अपनों के पास अफगानिस्तान लौट सकते हैं और ना ही अपनों को वहां से भारत बुला सकते हैं, क्योंकि तालिबान ने अफगानी लोगों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है और धमाका करके ये इशारा भी कर दिया है कि उनका हुक्म ना मानने वालों का क्या हाल होगा। दिल्ली में रह रही सईदा की बहन काबुल धमाके में बुरी तरह जख्मी हो गई। अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर वो परेशान ही नहीं, बेबस भी है। मेरी आमना सिस्टर अभी भी फिलहाल हॉस्पिटल में, इंजेक्शन वगैरह चालू है। बस आप प्रे करें। अभी हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो इंटरव्यू में एक बात कर रहे हैं, लाइव कुछ और बता रहे हैं, पीठ पीछे कुछ और कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं तो हमें खुद समझ में नहीं है। अपने जान के दुश्मन बने हुए हैं। एक ही तो लोग हैं हम, एक ही तो हमारे सारे अवाम हैं, वो अपने लोगों को मारा जा रहा है। कुछ हमें खौफ व हिरास में। काबुल में धमाके से बच निकलने वाले कुछ खुशकिस्मत लोग भी हैं। अफगानी नागरिक जारिफी ने अपने जानने वालों से फोन पर बात की और बताया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो भीड़ से परेशान होकर धमाके से कुछ देर पहले घर लौट आए थे। बोल रहा है कि अभी जो है सिचुएशन वहाँ ऐसा है कि गवर्नमेंट के नाम से, पुलिस के नाम से, सिक्योरिटी के नाम से कोई किसी को नहीं जानता है। और हॉस्पिटल है मगर हॉस्पिटल में जो बड़ा डॉक्टर था, जो सीनियर डॉक्टर था, वो सारा नहीं है। तालिबान ने काबुल में लोगों की हालत ऐसी बना दी है कि वो जिंदगी के लिए तरस रहे हैं और जीने की भीख मांग रहे हैं। हर पल खौफ के साए में जी रहे लोगों की दास्तान दिल दहला देने वाली है। यूपी के कन्नौज में एक तिराहे पर लगी महात्मा